नमस्कार, मैं वीके सिंह। आज का विषय है निजी स्कूलों में सुधार की आवश्यकता। आज यदि हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके भी बिना वह अपना जीवन निर्वाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वहीं पर यदि हम समाज की बात करें तो समाज का मूल स्तंभ होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य के किसी भी समाज का आधार सुदृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी समाज में यदि हमें एक विकास की अवधारणा स्थापित करनी है तो वहां पर स्वस्थ शिक्षा और स्वस्थ स्वास्थ्य व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। आज जिस दौर में विश्व समुदाय सफर कर रहा है, कोविड-19 की महामारी चल रही है और इस महामारी में सबने इस चीज को महसूस किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना किसी भी देश का विकास करना संभव नहीं है। आपने देखा है कि इस समय क्यूबा जैसे देश ने अपना महत्व दिखलाया कि किस तरह से उसने इस महामारी के समय में अपने देश को भी संभाला और साथ ही साथ विश्व स्तर पर दूसरे देशों में भी उसने अपना योगदान दिया है। खासतौर पर यदि आप देखना चाहें तो इटली की बात कर सकते हैं। जब इटली इतनी गंभीर समस्या से गुजर रहा था तो वहां पर क्यूबा देश से डॉक्टरों का एक डेलीगेशन भेजा गया था। उन डॉक्टरों ने जाकर के वहां की सिचुएशंस को कंट्रोल करने में अपना पूरा सफल योगदान दिया और जिस कारण से आगे चल करके आपने देखा कि इटली में किस तरह से इस समस्या को सुलझाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। इसका पूरा का पूरा श्रेय क्यूबा देश की गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट अपने सिस्टम में खासतौर पर दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर देती है और वह है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से निःशुल्क होता है। शिक्षा के लिए वहां पर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, यहां तक कि मेडिकल की भी यदि आपको एजुकेशन लेना है तो वह भी वहां पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। वहां के नागरिकों को पूरी तरह से निःशुल्क होता है और इसीलिए आज क्यूबा कंट्री को विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पहले स्थान पर देखा जाता है। जहां तक हम अपने देश की बात करें तो आज आपको पता ही है कि देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और इस महामारी के दौरान पूरी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ज्यादा खामियां जो हमें देखने को मिली वो बस यही दोनों क्षेत्रों में दिखती हैं। एक तो स्वास्थ्य में और दूसरा हमें शिक्षा में। और इन दोनों क्षेत्रों में खामियों के लिए सिर्फ एक ही चीज कहा जा सकता है कि यह खामी जो दिखी वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण दिखी। सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों का पिछले सालों में जितना नजरअंदाज किया है उसका परिणाम आज हमें देखने को मिलता है। और आप जानते ही हैं कि एजुकेशन में गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए पर ईयर, बजट में इतना प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन आज है क्या? गवर्नमेंट एजुकेशन पर मैक्सिमम 3 to 4% के आसपास खर्च कर पाती है। हेल्थ सर्विस में जीडीपी का अप्रॉक्स 1% के लगभग प्रोविजन रहता है कि खर्च होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 0.6%, 0.5% के आसपास जीडीपी का गवर्नमेंट खर्च करती है। यह सारी चीजें यह दिखा रही है कि सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए कितनी जिम्मेदार है या कितनी सजग है, इसके लिए कितनी वो रिस्पॉन्सिबल है। यह स्पष्ट तौर पर दिख जाता है कि सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों की बहुत ही अनदेखी की है और जिस कारण से आज देश समस्या से जूझ रहा है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर में आप देख लें, चाहे एजुकेशन सेक्टर में देख लें।
यदि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने समय रहते हुए रिफॉर्म करने की कोशिश की होती, आईटी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तौर पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की होती, तो आज स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कोई दिक्कत ना होती। आज बच्चे जो है घर पर ऑनलाइन कक्षाएं आसानी से ले रहे होते। आज पेरेंट्स इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर जो है अपील न करते कि जब कक्षाएं हो नहीं रही हैं तो फीस माफी की जाए। यदि उनकी कक्षाएं प्रॉपर चलती होती तो पेरेंट्स कभी भी जो है इसके लिए मना ना करते कि हम फीस नहीं देना चाहते या फीस को हटाया जाए। आज ऑनलाइन कक्षाएं जिसको कह करके स्कूल वाले जो है उसको स्प्रेड कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं, वो एक्चुअल में ऑनलाइन कक्षाएं है ही नहीं। उसके लिए मैंने पहले ही एक शब्द दिया हुआ है, उसको कहते हैं कि व्हाट्सएप चैट कक्षाएं। और व्हाट्सएप चैट कक्षाएं कभी भी स्वस्थ एजुकेशन सिस्टम का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बेनिफिट्स उतने नहीं हैं जितने कि उसके नुकसान हैं। बहुत सारे नुकसान है, खासतौर पर हेल्थ की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा ही है। और आज मैं इस वीडियो में जो विषय लेकर के चला हूं वो खासतौर पर शिक्षा के लिए ही है कि शिक्षा में सुधार की क्या गुंजाइश है और कैसे की जा सकती है। जहां तक स्वास्थ्य विषय के विषय पर है, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने अपने विचार रखेंगे। लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ हमने ये रखा है कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था की जो खामियां हैं वो कैसे रिमूव की जा सकती हैं और कैसे उसमें सुधार करने की गुंजाइश है, उस पर जो सिंपल सी बात यदि मैं कहूं तो एक शब्द तो स्पष्ट है कि एक बच्चे का शुभचिंतक, एक छात्र का शुभचिंतक दो ही लोग हो सकते हैं। या तो एक अभिभावक उसका हो सकता है, पेरेंट्स, या दूसरा हो सकता है उसको पढ़ाने वाला टीचर या उसका शिक्षक, जिसको पहले हम या थोड़े समय पहले देखें, अभी भी जो है रूरल एरिया वगैरह में हम आप अपने शिक्षक को गुरु कहते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको हम गुरु कहते हैं, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्जा हुआ करता था शिक्षक का। लेकिन पिछले 2 दशकों में देखा जाए, शिक्षकों ने जितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाया है, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कोई नहीं ने अपना सकता। शिक्षकों ने अपनी भूमिका ही पूरी तरह से व्यावसायिक कर दी है। आपने देखा होगा, अक्सर सुनते हैं कि वही टीचर स्कूल में उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है और वो घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं या किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं तो वहां उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। ये जरूर है कि हाँ, गवर्नमेंट अपने स्तर पर इस पर अंकुश लगाई हुई है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, प्राइवेट कोचिंग नहीं दे सकते। निजी संस्थानों में भी कुछ निजी संस्थानों ने यह चीज किया हुआ है, लेकिन व्यवहार में कितना है यह धरातल पर हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी इस चीज को समझते हैं कि व्यवहारिकता में इसका कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, कितना इसको व्यवहार में पालन किया जा रहा है, ये बखूबी देश की पूरी जनता जो है इससे वाकिफ है। इसलिए जो है जहां पर टीचर का व्यवहार मॉनिटराइज हो जाता है, जब उसके व्यवहार व मूल्य अर्थ से जुड़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, वह अपने कर्तव्य के पक्ष में रह ही नहीं पाता, उसके साथ वो न्याय संगत व्यवहार नहीं कर पाता है जो उसको करना चाहिए। और यदि वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में अभिभावक की भूमिका दोहरी हो जाती है। एक तो उसको अपने पेरेंट्स की भूमिका निभानी है और दूसरी उस भूमिका को निभाना अब उसके लिए मजबूरी हो गई है जो भूमिका एक शिक्षक को निभानी चाहिए, जिसके लिए उस अभिभावक ने अपने बच्चे को आंख बंद करके उस शिक्षक को सौंप दिया है कि हमें यह उम्मीद है कि वो शिक्षक ऐसा करेगा। यह उसके अंदर जो है एक विश्वास होता है पेरेंट्स का, और इस विश्वास को शिक्षकों ने पिछले कुछ दशकों में तो जरूरत यह है
कि सरकार इन शिक्षण संस्थानों पर कुछ न कुछ अंकुश लगाने के बारे में रेगुलेट करे, कुछ नियमावली तैयार करे, कुछ अधिनियम वगैरह बनाए जाएं, कुछ एक्ट वगैरह ऐसे बनाए जाएं जिसके थ्रू इस स्कूली शिक्षा को हेल्दी बनाया जा सके, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। यह तो सरकार के लिए हमने कहा कि उसके द्वारा रेगुलेट करना चाहिए। जहां तक रेगुलेट कैसे किया जाए उस पर यदि मैं कहना चाहूं तो मेरा जो विषय है या मैंने जो इस पर अपने विचार रखे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मेरा मानना है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है और स्कूल अपने अनुसार उसकी फीस निर्धारित किया हुआ है और पेरेंट्स उस फीस को पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यदि फीस निजी संस्थान के अनुसार है तो शिक्षा पेरेंट्स के अनुसार बच्चे को मिलनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु मेरा यही है। यदि फीस जो है पेरेंट्स किस तरह से दे रहा है, ये बखूबी सब कोई जानता है कि पेरेंट्स को फीस पे करने के लिए अपनी सारी चीजें जो है, आज किसी भी पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो हेड जो खर्चे का है वो शिक्षा का होता है। उस पर यदि वो इतना दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके बच्चे को भी इस तरह की एजुकेशन स्कूल से मिलनी चाहिए कि उसे स्कूल के बाद अपने बच्चे को किसी ट्यूशन क्लास के लिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज किसी भी निजी शिक्षण संस्थान को आप देख लीजिए, चाहे वो रूरल एरिया में होगा तो भी उसकी फीस जो है 1500 के आसपास होगी। और यदि वो अर्बन एरिया में है तो उसकी फीस 4 से 5,000 के आसपास होंगी। जो है 2500 से लेकर के जो है 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक भी होंगे। ऐसे ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर मंथली फीस 8-10 हजार के आसपास है। और यदि यही चीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप चले जाएं तो वहां पर फीस मंथली अराउंड 20,000 के आसपास भी, 25,000 के आसपास भी। ठीक है, हर पेरेंट्स अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपने अपने उसमें बजट के अनुसार स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराता है, बच्चा वहां पढ़ता है। लेकिन यदि उसने बच्चे का वहां पर एडमिशन कराया है तो उसकी यह उम्मीद होती है हर पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे को वो सारी चीजें उस स्कूल में अवेलेबल हों जिसके पर्पज से उसको स्कूल में भेजा गया है। स्कूल में बच्चा सिर्फ वहां से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं गया। स्कूल में बच्चा सिर्फ वहां टेस्ट दे करके बस जो मार्क्स आएंगे उसके लिए नहीं गया है कि उसका वैल्यूएशन आपने पीटीएम में बता दिया कि इसके मार्क्स 40 में 30 हैं या 35 हैं और इसको यहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है, और पेरेंट्स लग गया ट्यूशन ढूंढने के चक्कर में कि अब इसको एक नया ट्यूशन ढूंढें। यदि उसको ट्यूशन में ही पढ़ाना है तो फिर उसको स्कूल में क्यों भेजा गया? इसलिए स्कूलों को अपनी टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के आईटी के दौर में उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको टेक्नोलॉजी बेस करके इंप्रूव करने की जरूरत है। हमने जो अभी खामियां कही थी कि खामियों का उजागर हुआ कोविड-19 के समय में, वो यही है कि यदि समय रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को कुछ हद तक यदि इंडिया ने भी अडॉप्ट किया होता, इन स्कूलों ने अडॉप्ट किया होता, तो आज व्हाट्सएप चैट कक्षाओं पर बच्चे ना पढ़ रहे होते। अब दूसरा जो मेरा यहां पर सजेशन है वो ये है कि यदि स्कूलों में जिस तरह से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, किस तरह से उसको टीच किया जा रहा है, इसका मूल्यांकन करने का राइट भी पेरेंट्स के पास होना चाहिए। और यदि उसका मूल्यांकन करना है तो वो कैसे किया जाए, उस पर मेरा यह मानना है कि पेरेंट्स एंड स्कूल एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कम से कम 15 मेंबर्स की कमेटी हो। इस 15 मेंबर्स का कंपोजिशन जो मेरे अनुसार है वो ये है कि क्लास 1 से लेकर के 12th तक की हर क्लास के
प्रत्येक क्लास के एक किसी भी बच्चे के एक पेरेंट्स को जो है उस कमेटी का मेंबर बना दिया जाए। मान लीजिए कि क्लास 5th में 5 सेक्शन है, तो पांचों सेक्शंस को मिलाकर के किसी भी एक पेरेंट्स को उस कमेटी का मेंबर बना दो। इसी तरह से क्लास 1 का होगा, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 12 तक के सभी क्लास के एक एक पेरेंट्स हो जाएंगे, तो टोटल मेंबर्स यहां से 12 मेंबर पेरेंट्स के हो जाएंगे। दूसरा, एक मेंबर, हम ये नहीं कहते कि टीचर का कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, टीचर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन किसको दिया जाए? स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल जो है स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए एक कमेटी में मेंबर जो है प्रिंसिपल को कर दिया जाए, और 2 मेंबर उस स्कूल के मैनेजमेंट बोर्ड से रखा जाए। और ये सारी चीजें मैंने इस कमेटी का जो फॉर्मेशन सोचा, उसके भी पीछे मेरा विचार क्यों आया, मैं स्पष्ट वो भी यहां पर कर देना चाहूंगा कि किसी भी स्कूल का जो फॉर्मेशन होता है या कोई भी स्कूल स्टेब्लिश किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है आप जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो मैं यहां पर बता देता हूं कि किसी भी स्कूल को बनाने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि या तो लोग जो है ट्रस्ट बना लेते हैं या सोसाइटी बना लेते हैं, या तो एक ट्रस्ट बनाया जाएगा या सोसाइटी बनाएगा, और उस सोसाइटी के अंतर्गत वो स्कूल ओपन किया जाता है। और एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि स्कूल और ट्रस्ट जो भी बनाए जाते हैं, उनका ऑब्जेक्ट होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। स्कूल जो चलाए जाते हैं वो प्रॉफिट के लिए है ही नहीं, वो तो सोशल कॉज के लिए बनाया जाता है। लेकिन जितना सुनने में अच्छा लग रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, उतना ही इस नॉट फॉर प्रॉफिट के पीछे जो है काला, पीला, नीला सारे रंग किए जाते हैं। जितना भी ब्लैक को व्हाइट करना है, व्हाइट को ब्लैक करना है, ये सारे जो है स्कूल में काम करने का काम ये मैनेजमेंट की तरफ से किया जाता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं मैनेजमेंट के ऊपर, कई ऐसे मैनेजमेंट हैं, कई नहीं, मोर देन 90% जो मैनेजमेंट हैं वो काला, पीला, नीला करने का काम करते हैं। यदि किसी मैनेजमेंट को ये बुरा लग रहा है तो खूब लगे, लेकिन हकीकत यही है, कड़वा है, आपने देखे हैं सच कड़वे ही होते हैं, इसलिए ऐसा ही मैं कह रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है कि आपने स्कूल स्टेब्लिश किया, नॉट फॉर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पर उसको स्टेब्लिश कर लिया, और उसके बाद क्या करते हैं, 1-2 साल अच्छे से चलाएंगे, उसके बाद क्षेत्र के विधायक जी या सांसद जी को चीफ गेस्ट बना लेते हैं। स्कूलों में यही होता है, वो चीफ गेस्ट में आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, विधायक फंड या सांसद फंड से डोनेट करके जाते हैं। यहां से शुरुआत होता है आपकी मॉनेटरी सोच डेवलप होने का। वैसे यहां से नहीं, सोच तो आपकी पहले से ही जब स्टेब्लिश होता है तभी से होता है कि स्कूल बना लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि कितना भी हो जाए, एजुकेशन कभी ऐसा नहीं होगा कि इस मार्केट में जो है स्लैम पाए, लोगों का यही मानना है। और इसलिए इसका व्यवसायीकरण ज्यादा हुआ, और ये व्यवसायीकरण हुआ है ना, इसीलिए मेरा ये विचार है कि इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और मॉनिटर किसके द्वारा किया जा सकता है? बच्चे के पेरेंट्स के थ्रू। यदि बच्चा स्कूल जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स उसकी फीस दे रहा है, और ये पेरेंट्स फीस दे रहा है तो पेरेंट्स को ये राइट है कि वो देखे कि हमारे बच्चे को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या वास्तव में वो प्रॉपर ट्रैक पर है या नहीं है, क्योंकि एक पेरेंट्स से ज्यादा उसका बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया है कि पेरेंट्स स्कूल कमेटी एक बनाई जाए जिसमें 15 मेंबर हो, 12 मेंबर जो है पेरेंट्स की तरफ से, एक प्रिंसिपल हो, 2 मेंबर जो है मैनेजमेंट की तरफ से। अब इस कमेटी के कंपोजिशन के बाद मैं यहां पर 2 काम इसके खास तौर पर जो है सजेस्ट करना चाहूंगा। एक तो है क्वालिटी वैल्यूएशन का, और दूसरा है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का। यदि क्वालिटी वैल्यूएशन की बात करें, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से या कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स इतना पढ़ा लिखा थोड़ी होता है कि वो वैल्यूएट कर लेगा। ऐसा नहीं है, आज पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं, वो समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए ये टीचर बेहतर होगा या नहीं होगा। होता क्या है कि हर साल स्कूल द्वारा छटनी कर दी जाती है, नए टीचर अपॉइंट कर दिए जाते हैं। वो टीचर एचटेट या सीटेट या टेट का एग्जाम क्लियर किए भी हैं या नहीं किए हैं, कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बनी है, लेकिन कितना उसका पालन किया जा रहा है
वो बखूबी सारे को लोग जानते हैं। इसलिए क्वालिटी वैल्यूएशन के लिए इस कमेटी को जरूर जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। मंथली हो सके तो मंथली, क्वार्टरली हो सके तो क्वार्टरली, या 6 मंथ में एक बार जो है ये कमेटी जो है हर टीचर्स की क्वालिटी को वैल्यूएट करें और उसकी ग्रेडिंग करें, और ये ग्रेडिंग गवर्नमेंट को भी सबमिट की जाए। यदि ऐसा होगा तो टीचर हमेशा जो है इस डर में रहेगा कि हाँ, हमें अपनी क्वालिटी को जो है इंप्रूव करना है। आज टीचर्स क्या है, अपने को बस एक बार पढ़ लिया, उसके बाद उस अपग्रेड करने का काम ही नहीं करते। आज ये टीचर्स प्रॉब्लम में आए, वो व्हाट्सएप चैट कक्षाओं तक रह गए। रीजन यही, क्योंकि उन्होंने अपने को ऑनलाइन टीचिंग के लिए अपग्रेड ही नहीं किया। यदि उन्होंने पहले अपग्रेड किया होता तो आज हम व्हाट्सएप चैट कक्षाएं नहीं पढ़ रहे होते। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी क्वालिटी जो है जरूर वैल्यूएट की जाए और कमेटी के थ्रू किया जाए। और ये कमेटी के थ्रू किया जाएगा, 12 मेंबर्स उसमें होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पार्शियलिटी होने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा जो हमारा कहना था वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर था। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि स्कूल इस्टेब्लिश किया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट भी तो पूरा होना चाहिए। हर साल जून मंथ जब पूरी तरह से टीचिंग क्लासेस सस्पेंड होती हैं, छुट्टियां होती हैं, इस जून मंथ में इस कमेटी को सोशल ऑडिट करने का राइट दिया जाए। वो स्कूलों के फाइनेंशियल के मैटर की जो है सारी सोशल ऑडिट करें। यदि ये राइट उनको दे दिया जाएगा तो निजी शिक्षण संस्थान जितने भी ओपन हो रहे हैं ना, ये कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं होंगे, तानाशाही प्रवृत्ति के नहीं आएंगे। जो अन्यथा इन स्कूलों में इनका अपना यही सारा कुछ चलता रहेगा, आप हमें फीस दे करके जाओ, उसके बाद अपने बच्चे को आप पढ़ाओ। सारी चीजें इनके पास से अवेलेबल होंगी, ड्रेस भी इनके पास से मिल जाएगी, स्कूल की बुक्स भी इनके पास से अवेलेबल हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन भी ये अवेलेबल करा देंगे। लेकिन जब टीचिंग की बात की जाएगी कि भाई इस बच्चे को पढ़ाएगा क्या, तो ट्यूशन पढ़ा लगा लेना जो है, क्या जरूरत है। 90% बच्चे जो है ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस पर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये टीचर्स को भी सोचना चाहिए। आज जो निजी संस्थान में टीचर्स लगे हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को सोचा कि हाँ, ये बच्चा आखिर ट्यूशन में फिर क्यों जाता है। जब हमने यहां पर इसको टीच कर दिया तो फिर उसको ट्यूशन की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, लापरवाही। और इसीलिए मेरा सजेशन है पेरेंट्स टीचर कमेटी स्टैब्लिश करने का। और यदि पेरेंट्स टीचर कमेटी स्टैब्लिश कर दी जाती है तो डेफिनेटली स्कूल एजुकेशन में जो खामियां हैं, बहुत ही उसमें ड्रामेटिक चेंज आएगा और जल्द ही जल्द जो है ये सारी खामियां दूर की जा सकेंगे। बस इतना ही हमारा यहाँ का सजेशन है। अगले वीडियो में जल्द ही हम स्वास्थ्य के विषय की जो खामियां हैं उस पर अपने विचार रखेंगे। और आप लोगों से ये जरूर गुजारिश होगी कि इस वीडियो को इतना स्प्रेड कीजिए कि एटलीस्ट हमारे हुक्मरानों के कानों में जाए, वो इस चीज पर सोचें। क्योंकि अब हमारा सब कुछ जो कुछ निर्भर करता है, या हमारी जो अपनी पूंजी होती है, वो बच्चे होते हैं। यदि बच्चों को हम ठीक संस्कार, ठीक एजुकेशन नहीं दे पाए तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ माना जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसको इतना स्प्रेड करें कि गवर्नमेंट तक जाए और गवर्नमेंट इस चीज को सोचे और उसे इस तरह से रेगुलेट करने के बारे में कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। धन्यवाद।